हेलो हेलो गुड आफ्टरनून, नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस पर। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के किन हिस्सों को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सेकंड है सरकिर्क और जूनागढ़, थर्ड है उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सरकिर्क और जूनागढ़। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरकिर्क और जूनागढ़ को उनके राजनीतिक मानचित्र आवरण में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा की समाप्ति के पहले वर्षगांठ के रूप में पूर्ण संध्या जारी किया गया है। मानचित्र में पूरे जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। साथ ही इसे इस्लामाबाद कश्मीर राजमार्ग का नाम बदलकर इन्होंने श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शा दिया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल के भीषण विस्फोटक हुआ जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है TNT, सेकंड है एमोनिया सल्फेट, थर्ड है मरकरी एंड फोर्थ है एमोनिया नाइट्रेट। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें एमोनिया नाइट्रेट, जो कि 5 अगस्त 2020 को केमिकल विस्फोटक के कारण हुआ है। जो एमोनिया नाइट्रेट है ये बेरूत में 2750 टन एमोनिया नाइट्रेट में हुए भीषण विस्फोटक के बाद बेरूत बंदरगाह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। विस्फोट पूरा हुआ जैसे ही आग परमाणु बम फट गया। इसमें आबादी थी वहाँ पे करीबन 70 लाख आबादी थी, जिसमें मुस्लिम आबादी थी 54% और क्रिश्चियन आबादी थी 40%। लेबनान की राजधानी बेरूत है। यहीं पर बेरूत बंदरगाह को एमोनिया नाइट्रेट में बड़े स्टोर में भीषण विस्फोटक हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए नियंत्रक और महालेख परीक्षक कौन होंगे। हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, सेकंड है जगदीश बोहरा, थर्ड है राजीव महेश्वर, फोर्थ है विनोद राय। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षण के रूप में होंगे। जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वे भारत का नया नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षण नियुक्त किए गए हैं। ये भारत के 14वें नंबर के CAG होंगे, यानी कि कंट्रोलर होंगे। ये 8 अगस्त 2020 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और मुर्मू जी है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित के पहले उपराज्यपाल थे और अब वर्तमान में जो है वो है मनोज सिन्हा जी है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडस्ट्री 2020 के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी को रैंकिंग मिली है। हमारे फर्स्ट ऑप्शन है फेसबुक, सेकंड है रिलायंस, थर्ड है एप्पल और फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें रिलायंस जो कि इंडिया की कंपनी है। इसको सेकंड रैंक मिला है और फर्स्ट रैंक मिला है वो है एप्पल की कंपनी। एप्पल है ये अमेरिका की कंपनी है, इसे फर्स्ट रैंक मिला है। देखिए यहाँ पर भी इसमें दे रखा है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसे फॉर्च्यून ब्रांड में 2020 में सेकंड रैंक मिला है, और जबकि फर्स्ट पहले स्थान पर रही है अमेरिका की एप्पल कंपनी, दिग्गज टेक कंपनी यानी कि एप्पल कंपनी। रिलायंस ने पहली बार इस सूची में शामिल हुई थी, फर्स्ट टाइम ही आई थी रिलायंस, और इसने लंबी छलांग लगाते हुए सीधे सेकंड नंबर पर ये आ गई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण
मंदिर वास्तुकला के किस शैली में किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है पंचायतन शैली, सेकंड है बेशन शैली, थर्ड है नागर शैली, फोर्थ है द्रविड़ शैली। तो इसका राइट आंसर रहेगा नागर शैली। जो नागर शैली है उसमें राम मंदिर का निर्माण वास्तुकला के शैली पर किया जाएगा। जो राम मंदिर है इसकी जो चोटी की ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो 161 रहेगी, जो कि पहले इसका अनुमान लगाया गया था 141, लेकिन जो अब वर्तमान में जो डिसाइड किया गया है वो 161 है और इसमें 3 मंजिला इमारत रहेगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम। जो 5 अगस्त को इसकी आप सभी जानते हैं वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शिलालेख रखी गई है। इसके अंदर मंदिर का वास्तुकला नागर शैली पर किया जाएगा और इसमें 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में उत्तरी भारत में मौजूद शासकों के द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर? फर्स्ट है केन विलियमसन, सेकंड है जेसन होल्डर, थर्ड है इयोन, फोर्थ है विलियम। हाँ, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड, इयोन मोर्गन, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं। जो इयोन इंग्लैंड के हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। इयोन ने इंटरनेशनल लेवल पर 213 टोटल छक्के लगाए हैं और जो महेंद्र सिंह धोनी है इन्होंने 211 छक्के लगाए। इन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो धोनी है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पेंटिंग में 171 छक्कों को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया। यानी कि जो इयोन है इन्होंने 213 छक्के लगाए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कप्तान के हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब बनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 6 अगस्त, सेकंड है 8 अगस्त, थर्ड है 5 अगस्त, फोर्थ है 7 अगस्त। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस बनाया जाता है। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकर दिवस भी बोल सकते हैं हम इसे और राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस भी बोल सकते हैं, जो कि 7 अगस्त को हर साल बनाया जाता है हमारे इंडिया में। यह दिन देश में हथकर बुनकरों को सम्मानित करने के लिए उजागर किया गया है, यानी कि जो हाथ से अपना प्रोडक्शन तैयार करते हैं उनके लिए सम्मान के तौर पर बनाया गया है। और ये भारत सरकार के द्वारा इसमें हथकर उद्योग महत्वता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्यों से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकर दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने 7 अगस्त के दौरान जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार का इंडिया पर सीधा चलता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 7 अगस्त को बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार का सीधा क्राउन के शासन से इंडिया के ऊपर उनका अधिकार था, तब यह 7 अगस्त जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसके अंदर चिन्हांकित तथा राष्ट्रीय हथकर दिवस के रूप में चुना गया था। लेकिन राष्ट्रीय हथकर दिवस 7 अगस्त को बनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की रेपो दर कितना बदलाव किया? आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपने रेपो रेट में कितना चेंज किया है? तो हमारे ऑप्शन है 0.05%, 0.15%, 0.10% या इनमें से कोई चेंज नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई चेंज नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। हाल ही में हुए मौद्रिक नीति समिति में बैठक में आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंकिंग मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर को 4% पर और सीमांत स्थायी
यानी कि मार्जिनल फिक्स्ड सुविधा दर को बैंक दर में 4.25% की यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले में दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो हमारे ऑप्शन है 70%, सेकंड है 80%, थर्ड है 90% और फोर्थ है 50%। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 90%। आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों में स्वर्ण आभूषणों के बदले में कर्ज की सीमा 75 से बढ़ाकर 90% तक कर दी। जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने 6 अगस्त 2020 को गैर कृषि कार्यों के लिए सोने के आभूषणों में बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। ये कब किया गया है? 6 अगस्त को किया गया है। बढ़ी हुई यह सीमा 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विकासात्मक तथा विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा है कि घरों, उद्यमों या फिर छोटे व्यवसाय को कोविड-19 या महामारी के कारण जो पेंडिक्स फैली हुई है इस टाइम कोविड-19, इसके कारण इसके प्रभाव को आगे तक कम करने के मकसद से गैर कृषि उद्देश्यों पर आभूषण लोन में 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया। यदि कोई जो घर में काम करते हैं, छोटे उद्यमी है, छोटे व्यवसायी हैं, इस टाइम पे कोविड-19 के कारण जब विश्व महामारी फैली उस समय इस ऋण को बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है। आज के हमारा क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। थैंक यू। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर रखी बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको जो भी नई नई वीडियो आएंगी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और अगर आपको इस चीज़ का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।